नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। जैसे कि आपको ये पीछे वाली स्क्रीन पे दिख रहा है इनकम टैक्स। आज अपन इनकम टैक्स बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे कि व्हाट इज़ टैक्स, व्हाई टैक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स एंड डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई टैक्स। टैक्स क्यों चाहिए? जैसे कि आप सब जानते हैं, इन ऑर्डर टू मैनेज ए कंट्री ए गवर्नमेंट नीड टू थिंग्स, राइट। गवर्नमेंट को दो चीज़ें की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज योर पावर, सेकेंड वन इज योर मनी, राइट। फर्स्ट वन इज योर पावर एंड सेकेंड वन इज योर मनी। पावर गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा, राइट। गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए कहाँ से पावर मिल जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर मिल जाएगा, राइट। सेकेंड वन इज मनी। गवर्नमेंट मनी कहाँ से लाएगा? गवर्नमेंट मनी कहाँ से लाएगा? दो चीजें हैं। गवर्नमेंट कहाँ से ला सकता है? जो भी गवर्नमेंट का खुद का बिजनेस है, ओन बिजनेस है, ओन बिजनेस से गवर्नमेंट क्या कर सकता है? ओन बिजनेस से गवर्नमेंट फंड बा मनी कलेक्ट कर सकता है। दैट इज योर ओन बिजनेस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का जितना भी बिजनेस यूनिट है वो सब लॉस में अभी चल रहा है, राइट। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्स, राइट। बात ये आता है गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगा, राइट। गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगा? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, राइट। मान लीजिए आपका कोई दोस्त का बर्थडे है, राइट। दोस्त का क्या है? बर्थडे है। बर्थडे में अपनी दोस्त को कुछ सरप्राइज देने के लिए, खुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए जिन गिफ्ट का प्राइस है 3000 रुपया, 3000 रुपीज ओनली, राइट। अभी तो आप सब स्टूडेंट लोग हैं, तो आप मनी कहाँ से लाएंगे? जैसे कि हमारे सीए में क्या है, एक आर्टिकलशिप होता है, जहां पे क्या करना पड़ेगा? हर सीए स्टूडेंट को एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जिसके दौरान उससे एक स्टाइपेंड मिलेगा। मान लीजिए आप उसी स्टूडेंट कैटेगरी को बिलोंग्स करते हैं, राइट। जहां से मान लीजिए आपको 1500 रुपीज का क्या मिलता है? स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप ये समझ लो, बाकी जो भी स्टूडेंट है कहाँ से भी छोटा मोटा ट्यूशन करके या छोटा मोटा बिजनेस से उनका कुछ इनकम है, मान लीजिए 1500 रुपीज इनकम है। अभी चाहिए कितना? बर्थडे में सरप्राइज देने के लिए 3000 रुपया चाहिए। आपके पास है कितना? ओनली 1500। वो तो सफिशिएंट नहीं है। आप कहाँ से बाकी पैसा इंतजाम करेंगे? बाकी पैसा का इंतजाम करेंगे, ऑब्वियसली थिंग ये है, आप अपना पेरेंट्स से पैसा लेंगे। पेरेंट्स मीन्स जो भी आपका पापा मम्मी लोग हैं उनसे पैसा मांगेंगे, हमें कुछ पैसा दीजिए, ये फंक्शन है, ये पिकनिक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मांग के पैसा लेंगे और पेरेंट्स भी आपको दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे आइए, जो मैं आपको यहाँ बताया था, गवर्नमेंट को जो मनी की जरूरत है, गवर्नमेंट कहाँ से कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट का खुद का बिजनेस है, राइट। गवर्नमेंट का क्या है? खुद का बिजनेस है, वो यहाँ से वहाँ से मनी कलेक्ट कर सकता है।
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का जितना भी ओन बिजनेस यूनिट है वो सब लॉस में चल रहा है। बाकी गवर्नमेंट, दूसरा चीज कहाँ से जाएगा गवर्नमेंट पैसा मांगने के लिए? गवर्नमेंट पेरेंट्स के पास जाएगा पैसा मांगने के लिए, राइट। पेरेंट्स गवर्नमेंट का है कौन? जो भी पीपुल है जिन्होंने गवर्नमेंट को पैदा किया है, अपना वैल्यूएबल वोट देकर वो गवर्नमेंट को पैसा देंगे। वो गवर्नमेंट को क्या करेंगे? पैसा देंगे। दैट इज योर इन फॉर्म ऑफ टैक्स। इन फॉर्म ऑफ टैक्स people will pay some money to the government, right? just like parents, right? तो हमको ये बात समझ में आया, इन ऑर्डर टू मैनेज ए कंट्री गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत है, और गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ से कलेक्ट करेगा? अपनी जो पेरेंट्स लोग हैं वहाँ से कलेक्ट करेगा। दैट इज इन फॉर्म ऑफ टैक्स, पब्लिक से कलेक्ट करेगा, राइट। फर्स्ट थिंग ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पावर दी गई है। मैं पहले से बताया था गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर गवर्नमेंट को कहां से मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट को पावर मिलेगा, राइट। मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन रिलेटिंग टू टैक्स गवर्नमेंट में 3 लिस्ट है, राइट। 3 लिस्ट है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसे हम कहते हैं दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। यूनियन लिस्ट में एक आपका एंट्री नंबर है 82। एंट्री नंबर कितना है? 82, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो पावर टू कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट की गई है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट का पास पावर है, वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकता है। आई होप यू आर कंफर्टेबल टिल दिस पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा आता है व्हाट इज टैक्स, राइट। राइट, डिस्कशन यहां पे आता है व्हाट इज टैक्स। टैक्स मीन्स, ध्यान दीजिए, टैक्स मीन्स कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट, राइट। जो भी मनी कलेक्ट की जाएगी वो कंपल्सरी की जाएगी, जोर जबरदस्ती की जाएगी। कंपल्सरी मीन्स जबरदस्ती एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, मनी को जबरदस्ती कलेक्ट की जाएगी। मेड अंडर एक्ट, दैट मीन्स ऐसे मनी हम पब्लिक से कलेक्ट नहीं करेंगे। जो भी मनी हम पब्लिक से एक्सटॉर्शन करेंगे, कलेक्ट करेंगे, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, राइट। मेड अंडर एन एक्ट, व्हाई? टू सपोर्ट द नेशन, नेशन को सपोर्ट करने के लिए, देश का डेवलपमेंट में सपोर्ट करने के लिए जो भी मनी एक्सटॉर्शन की जाएगी पब्लिक से, लीगली कलेक्ट की जाएगी, दैट इज मेड अंडर एन एक्ट, उससे हम क्या कहेंगे? टैक्स कहेंगे, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट टू सपोर्ट द नेशन, एक नेशन को सपोर्ट करने के लिए लॉ की तहत जो भी मनी कंपल्सरीली कलेक्ट की जाएगी बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, उससे हम क्या कहेंगे? टैक्स कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रखा है। इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर
कस्टम एक्ट 1962, अंडर कस्टम एक्ट 1962 ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज कंपल्सरीली। हमने जब भी जीएसटी में आपने पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कस्टम ड्यूटी बोल के एक ड्यूटी होता है जो कि इम्पोज होती है, किसके ऊपर इम्पोज होती है, जो भी हम इंपोर्ट गुड्स करेंगे फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, उसके ऊपर एक ड्यूटी चार्ज की जाएगी जिसे हम कहेंगे कस्टम ड्यूटी, जिससे हम क्या कहेंगे कस्टम ड्यूटी। वो कंपल्सरी कलेक्शन होगा, यस सर कंपल्सरी कलेक्शन होगा। मेड ऑन एन एक्ट, दैट मीन्स वो किसी एक्ट की अंडर में कलेक्ट होगा, यस सच कस्टम ड्यूटी आर कलेक्टेड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 टू सपोर्ट द नेशन, यस सर जो भी कस्टम ड्यूटी आएगी वो कस्टम पोर्ट और गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डेवलपमेंट वर्क है उससे की जाएगी, इसीलिए वो भी थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक भी सेटिस्फाई हो गया, टू सपोर्ट द नेशन, जिससे हम क्या बोलेंगे टैक्स बोलेंगे, राइट। सोशल वेलफेयर सेस और सरचार्ज रिसीव अंडर द फाइनेंस एक्ट 1964, उससे हम क्या कहेंगे टैक्स कहेंगे। सोशल वेलफेयर क्या है, वो भी एक तरह की टैक्स है जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लॉ में आता है, एंड वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज और सेस वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, वो इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर कैलकुलेट होता है, जो कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉज में हम पढ़ेंगे। वो अंडर एन एक्ट कलेक्ट होता है बाय द गवर्नमेंट, दैट इज योर अंडर फाइनेंस एक्ट 1964, इसीलिए हम सोशल वेलफेयर सेस और सोशल वेलफेयर सरचार्ज को भी टैक्स कहेंगे, राइट, उससे क्या कहेंगे टैक्स भी कहेंगे। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड अंडर द कॉम्पेंसेशन एक्ट, उसे भी हम क्या कहेंगे टैक्स कहेंगे। ध्यान दीजिए टैक्स होने के लिए तीन चीज का जरूरत है, पहला है कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होना चाहिए, जो भी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक से मेड अंडर एन एक्ट होना चाहिए, टू सपोर्ट द नेशन, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन और ए नेशन का कोई भी वार के लिए वो अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, दुर्गा पूजा के टाइम पर जो भी दादा लोग हैं वो क्या करते हैं, जो भी क्लब का मेंबर है वो क्या करते हैं, कुछ दैट इज योर बट्टी कलेक्ट करते हैं, राइट, वो तो कंपल्सरी ले रहे हैं आपसे, राइट, वो भी टू सपोर्ट द नेशन, और नेशन के वार के लिए नहीं, तो वो भी जो आपका दुर्गा पूजा होता है, जो भी उनका बजट होता है उससे मैनेज करने के लिए वो आपसे पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो किसी एक्ट के तहत नहीं ले रहे हैं, वो किसी एक्ट के तहत नहीं ले रहे हैं, ये हम उसे क्या नहीं कहेंगे टैक्स नहीं कहेंगे, राइट। जो भी बट्टी कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है, इसीलिए हम उसे टैक्स नहीं कहेंगे, राइट, ओके। तो टैक्स में क्या है, जो भी सेस है, जो भी सेस है, जो भी ड्यूटी है, जो भी सरचार्ज है, वो सब क्या होता है, वो सब टैक्स का एक नाम होता है। लगभग मैं कहूँ वो सेस, ड्यूटी, सरचार्ज और टैक्स, दीज आर द सेम थिंग्स। जैसे कि हम भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, मुरली मनोहर कहते हैं, कोई कहता है माखन चोर, कोई कहता है गिरधर, कोई कहता है बांक बिहारी, कोई कहता है रांचोर। ये जो भी सब नाम पे हम पुकारते हैं वो फिलहाल कृष्ण की नाम होता है। बोलिए जय राधे श्री राधे। ऐसे ही टैक्स का डिफरेंट नाम होता है, जैसे हम सेस, ड्यूटी, सरचार्ज ऐसे नाम पे हम पुकारते हैं
बाकी इसका मतलब भी टैक्स है। दैट मीन्स जो भी सेस है, ड्यूटी है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो क्या होता है, टैक्स होता है। बेसिक कुछ डिफरेंस है, जैसे कि सेस कलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, सेस इज कलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली। जो भी एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, सोशल एंड वेलफेयर सरचार्ज है, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट की जाती है एंड उसी पर्पस के लिए वो भी यूटिलाइज होगा। जो टैक्स एंड ड्यूटी है, वो टैक्स एंड ड्यूटी आर नॉट कलेक्टेड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, इसीलिए जो भी टैक्स का अमाउंट है वो किसी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन जो भी आपका एजुकेशन सेस है, कॉम्पेंसेशन सेस है, वो एक पर्पस के लिए कलेक्ट होती है एंड उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज ही होगा, राइट। बेसिक ये कुछ डिफरेंस है। बाकी टैक्स और टैक्स इंक्लूड्स सेस, ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, कॉम्पेंसेशन सेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। आफ्टर दैट काइंड्स ऑफ टैक्स। ध्यान दीजिए, हमारा टैक्स टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट वन इज योर डीटी डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम किससे कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स हम किससे कहेंगे। ध्यान दीजिए दो चीज का, अगर टैक्स इम्पोज हो रहा है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन TCA, द कॉमर्स एकेडमी से टैक्स इम्पोज हो रहा है एंड टैक्स बोर्न बाय द स्टूडेंट और क्लाइंट, जो भी द कॉमर्स एकेडमी से मान लीजिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उन लोगों का फी है 10,000 रुपया, राइट। उनका फी कितना है, 10,000 रुपया है एंड हमने वहां पे कितना अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, आज GST 1800 पे GST कलेक्ट कर रहे हैं एंड 11,800 हम स्टूडेंट से ले रहे हैं। इस 11,800 में क्या है 10,000 डायरेक्ट TCA के अकाउंट पे जाता है और बाकी जो भी 1,800 अमाउंट है वो किसके अकाउंट में जाएगा, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। जमा कौन करेगा, TCA, दैट इज द कॉमर्स एकेडमी जमा करेगा गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे इम्पोज्ड हो रहा है, दैट मीन्स कॉलेक्ट किससे हो रहा है, TCA से हो रहा है, द कॉमर्स एकेडमी से हो रहा है। लेकिन वो जो टैक्स हो रहा है कौन बोर्न करेगा, उसका जो बर्डन है किसके पास जाएगा, जो भी उनके स्टूडेंट लोग होंगे, जो भी क्लाइंट लोग होंगे, वो बर्डन उन लोगों को शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे। इन सिंपल वर्ड में इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब बताऊं, अगर टैक्स इंपोज एक व्यक्ति के ऊपर हो रहा है एंड उससे कोई और बॉर्न कर रहा है तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, अगर टैक्स इंपोज हो रहा है TCA के ऊपर एंड टैक्स बॉर्न हो रहा है TCA के द्वारा, देन उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स कहेंगे, राइट। सिंपल वन में ये बताऊं, अगर इंजेक्शन जिसे हम दे रहे हैं अगर दर्द उससे हो रहा है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। डायरेक्ट जेब से जा रहा है पैसा, इसीलिए उसे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। अदरवाइज उसे हम क्या कहेंगे, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। अगर टैक्स इंपोज एक व्यक्ति के ऊपर हो रहा है एंड बर्डन दूसरे व्यक्ति को शिफ्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, राइट। उसके बाद आता है दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ बेसिक डिफरेंस। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस, राइट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, बर्डन ऑन द पर्सन हिमसेल्फ, दैट इज डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, जो पे कर रहा है उनके ऊपर ही बर्डन है। लेकिन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, द कॉमर्स एकेडमी गवर्नमेंट को GST जमा कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो GST का अमाउंट
किससे कलेक्ट कर रहा है? जो भी द कॉमर्स एकेडमी का स्टूडेंट लोग हैं और द कॉमर्स एकेडमी का जो भी कौन है, क्लाइंट है, उनसे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स बर्डन शिफ्ट हो रहा है, उससे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। और क्या है? भेदभाव। भेदभाव, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। सर प्रोग्रेसिव का मतलब समझाइए एंड रिग्रेसिव का मतलब समझाइए। देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब ये है, अगर किसी के पास इनकम कुछ भी नहीं होगा वो टैक्स पे नहीं करेगा। डायरेक्ट टैक्स में ये हो रहा है, अगर किसी का इनकम जीरो है उसे कुछ भी टैक्स पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ रहा है। अगर किसी का इनकम थोड़ा है तो उसे थोड़ा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी का इनकम ज्यादा है तो उसे ज्यादा टैक्स करना पड़ेगा। दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे ही आपका इनकम लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, आपका टैक्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा। दैट इज योर प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स इज योर रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन द नेचर मीन्स मान लीजिए मिस्टर एक गरीब आदमी है, वो क्या गरीब आदमी नहीं, एक जनरल पीपुल है जिनका मान लीजिए पर ईयर एनुअल इनकम है 50,000 नहीं, मान लीजिए 2.5 लाख का एनुअल इनकम, राइट। मान लीजिए मिस्टर एक्स डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। क्या ऑर्डर कर रहा है? पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, राइट। उस पिज्जे के ऊपर मिस्टर एक्स ने जितने टैक्स देगा, जितना अमाउंट का टैक्स देगा, उतना ही अमाउंट का टैक्स एक बंदा देगा। मान लीजिए मुकेश अंबानी का एक बेटा है, वो क्या किया, वो भी पिज्जा ऑर्डर किया। कहने का मतलब यह है, मुकेश अंबानी का जो भी बेटा होगा, मान लीजिए उनका इनकम है पर मंथ 500 करोड़, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 500 करोड़, उससे भी ज्यादा हो सकता है, मैं फॉर एन एग्जांपल ले लिया 500 करोड़ रुपीस का क्या है, इनकम है। वो अगर पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, वो भी मान लीजिए पिज्जा का अमाउंट है आपका 1,000 रुपये का पिज्जा अमाउंट है, 18% का जीएसटी है, देन सन ऑफ अंबानी विल बी पे, दैट इज योर 180 जीएसटी। एंड अगर उसी पिज्जा को कोई एक ऑर्डिनरी जिसका दाम ₹1000 है एंड जीएसटी का रेट 18% है, तब भी उस ऑर्डिनरी आदमी को कितना रुपया देना पड़ेगा? 180 का टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज योर रिग्रेसिव इन नेचर। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, नो लेवल ऑफ इनकम, नो रिच नो पुअर, वो देखा नहीं जाएगी, राइट। पुअर आदमी भी जितना टैक्स देगा एक बिस्किट के ऊपर, रिच पीपुल भी उसी बिस्किट के ऊपर उतना ही अमाउंट टैक्स देगा। उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। डायरेक्ट इनकम टैक्स डायरेक्टली चार्ज हो रहा है, जीएसटी इनडायरेक्टली चार्ज हो रहा है। दिल में दर्द डायरेक्टली, दैट मीन्स डायरेक्ट पंच हो रहा है तो दर्द हो रहा है, दैट मीन्स जेब से अपना पैसा जा रहा है इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड difficult to collect in case of direct tax. It is difficult to collect because क्या हो रहा है, वो इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स वो बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर इम्पोज हो रहा है वही टैक्स देगा, इसीलिए वो टैक्स क्या करेगा, चोरी करने के लिए कोशिश करेगा, जिससे हम कहते हैं डिफिकल्ट टू कलेक्ट। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन शिफ्ट हो रहा है। अगर मेरी जेब से मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कर दिया, वो मेरी जेब से नहीं जाएगा, मैं उससे क्या करूंगा, मेरे क्लाइंट भी जो होंगे, स्टूडेंट भी जो होंगे, उनसे कलेक्ट कर लूंगा, राइट। इसीलिए इन केस ऑफ आईडीटी दिस इजी टू कलेक्ट, डायरेक्ट दर्द नहीं होता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हम दूसरे पर्सन से उस आईडीटी का अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितना भी हो सकता है मैं आपको हिंदी में और कोई लैंग्वेज में क्या कर रहा हूँ, उनका
जो भी मीनिंगफुल है उससे ट्रांसलेट करने में कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं से भी कुछ ग्रामेटिकल एरर होगा तो प्लीज़ मैनेज कीजिए एंड मेरे को सजेस्ट कीजिए कहीं पे गलत, अगर गलत हुआ है तो, राइट। उसके बाद आता है जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है इन केस ऑफ जीएसटी, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, मोर रेवेन्यू आ रहा है एज कंपेयर टू योर डायरेक्ट टैक्स। प्रोग्रेसिव इन नेचर, यहाँ पे हमने डिस्कस किया रिग्रेसिव इन नेचर, दैट इज मोर इनकम मोर टैक्स एंड वाइस वर्सा, दैट इज नो वैल्यू ऑफ इनकम, चाहे जितना भी इनकम हो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, गुड्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर, राइट। यहाँ जो भी इनकम टैक्स हम पढ़ेंगे दैट इज यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट होगा 1961 एंड इनकम टैक्स रूल होगा दैट इज योर 1962। दैट इज रूल का मतलब क्या है, एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल आ रहा है, एक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या आ रहा है, रूल आ रहा है। जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उससे सपोर्ट करने के लिए कुछ रूल लाया गया जिससे हम कहेंगे इनकम टैक्स रूल्स 1962। वो लाया गया क्यों, टू सपोर्ट द एक्ट, इसी एक्ट को सपोर्ट करने के लिए ये रूल लाया गया। फाइनेंस एक्ट 2019, राइट, जो भी फाइनेंस एक्ट आ रहा है आया है उससे भी हम क्या करेंगे यहाँ पे कवर करेंगे। ये जो फाइनेंस एक्ट 2019 है दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर असेसमेंट ईयर 2021 and previous year 1920. You might have known that what is the meaning of assessment year and what is the meaning of previous year. Assessment year means year in which we pay tax and file the return. We pay tax and file the return. जिस ईयर में हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं एंड रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे हम क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर कहेंगे। जिस ईयर में हमारा इनकम को असेस हो रहा है, हमारा इनकम असेस हो रहा है उससे हम क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर कहेंगे। एंड जिस ईयर में हम इनकम ईयर कर रहे हैं उससे हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर कहेंगे, राइट। दैट इज ध्यान दीजिए, असेसमेंट ईयर हो और प्रीवियस ईयर हो वो क्या हो रहा है, 12 मंथ का हो रहा है। सॉरी असेसमेंट ईयर जो होगा वो आपका क्या हो सकता है, 12 मंथ हो सकता है, लेकिन आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो फुल 12 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। दैट मीन्स जितने महीने में हमारा इनकम जनरेट होगा, मान लीजिए इन केस ऑफ बिजनेस यूनिट, मान लीजिए बिजनेस जन्म लिया 1 अक्टूबर 2018 को। बिजनेस कब जन्म लिया, 1 अक्टूबर 2018 को, हमारा 2019 को हमारा असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर क्या है, दैट इज योर 2021। हमारा प्रीवियस कहां से शुरू होगा, जब बिजनेस मेरा जन्म लिया, दैट इज 1 अक्टूबर 2019 से। कब तक होगा, दैट इज योर 31 मार्च 2020 तक मेरा प्रीवियस ईयर होगा। दैट इज मेरा कहने का मतलब ये है, assessment year that is full of your 12 month, but in case of previous year that may be less than 12 month। जब भी हमारा बिजनेस जन्म लेगा, इनकॉर्पोरेट होगा, शुरू होगा, वहां से हमारा प्रीवियस ईयर शुरू होगा, वहां से हमारा प्रीवियस ईयर का काउंट किया जाएगा। और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस है, प्रीवियस ईयर में करेंगे, प्रीवियस ईयर में इनकम करेंगे एंड असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देंगे एंड रिटर्न भी सबमिट करेंगे, फाइल करेंगे। हाउ एक्ट इज मेड, मैं आपको आपका बेसिक जनरल नॉलेज के लिए ये बता दूं कैसे एक एक्ट
होता है और हो रहा है। पहले क्या आएगा, एक बिल को पेश की जाएगी, राइट, एक बिल को पेश की जाएगी इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहले वो प्रेजेंटेड होगा, कहां पे प्रेजेंटेड होगा, लोकसभा में प्रेजेंटेड होगा। अगर लोकसभा में ये पास हो गया देन वो बिल कहां जाएगा, हमारा राज्यसभा को जाएगा। अगर राज्यसभा में वो बिल पास हो गया देन प्रेसिडेंट जब साइन करेंगे, कॉन्सेंट देंगे, प्रेसिडेंट जब साइन करेंगे और कॉन्सेंट देंगे, दैट इज सिग्नेचर करेंगे, तब वो एक्ट बनेगा, राइट। एक्ट कैसे होता है, पहले एक प्रपोज्ड बिल होता है, उसी बिल को बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, दैट इज जो लोकसभा एंड राज्यसभा में पास होता है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल कॉन्सेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास सबमिट होता है। जब प्रेसिडेंट क्या कर लेंगे, उनका कॉन्सेंट दे देंगे, साइन कर देंगे, तभी वो बिल क्या हो जाएगा, फाइनली एक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले से हमारा क्या हो रहा था, 2-3 साल से पहले क्या हो रहा था, हमारा जो भी बजट आ रहा था दैट इज आ रहा था, राइट, 28 फेब को आ रहा था। लेकिन हमारा एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जो भी अरुण जेटली थे वो 2015 से 1 फरवरी से बजट ला रहे हैं, राइट, 1 फरवरी से वो बजट ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं ताकि जब भी वो बिल पेश की जाएगी, उनके ऊपर जब भी कोई डिस्कशन होगा, अगर कहाँ पे भी कुछ भी क्या होगा, कुछ भी अमेंडमेंट होगा और कहीं पे मिस्टेक में कुछ हो गया होगा, उससे भी क्या करने को टाइम मिल जाएगा, उसको करेक्ट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। एंड जो भी प्रोसीड्यूरल पार्ट है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी, जो भी प्रोसीड्यूरल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जब भी एक न्यू ईयर शुरू होगा, हमारा न्यू ईयर कहां से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उससे पहले जो भी हमारा लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। इसीलिए इन ऑर्डर टू मेक ए बिल टू एक्ट some amendment through discussion is needed in order to make it effective from the beginning of a financial year, that is 1 April. It introduced from 1 February by BJP government, that is our ex finance minister श्री अरुण जेटली, राइट। और एक बात लीजिए, जिस ईयर में उसी ईयर में 2 बजट इलेक्शन होगा, उस ईयर में 2 बजट आएगा। जैसे कि 2019 को क्या हुआ था, एक इंटरिम बजट आया था, उसके बाद 5 जुलाई 2019 को फाइनेंस बिल नंबर 2 2009 को सेकेंड फाइनेंस एक्ट में लाया गया, सेकेंड फाइनेंस एक्ट में आया था, राइट, बाय आवर करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, राइट। मैं बता दूं आपको, जब भी हमारा इलेक्शन होगा उस ईयर में 2 बजट आ रहा है। फर्स्ट एक बजट आएगा जिसे हम इंटरिम बजट कहते हैं, जब भी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा उसके बाद एक फाइनल बिल आएगा। 2019 में भी ऐसे हुआ था, पहले एक इंटरिम बजट आया 1 फरवरी 2009 को, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस बिल नंबर 1 2019 आया था बाय पीयूष गोयल जी। तभी शायद अरुण जेटली के तबीयत सही नहीं थे, इसीलिए पीयूष गोयल लाए थे ये वाला बिल। उसके बाद 5 जुलाई को फाइनेंस एक्ट बिल नंबर 2 2009 सेकेंड फाइनेंस एक्ट को सेकेंड आया था बाय निर्मला सीतारमन जी, दैट इज आवर करंट फाइनेंस मिनिस्टर। जबकि जब प्रेसिडेंट असेंट देंगे या साइन करेंगे तब बिल एक्ट बनेगा, राइट। और क्या आता है, ऑर्डिनेंस, राइट, और एक क्या आता है, ऑर्डिनेंस आता है, राइट। ध्यान दीजिए, जब भी पार्लियामेंट का सेशन कैंसिल होता है, राइट, कैंसिल होता है मींस पार्लियामेंट का हॉलीडे पीरियड होता है, पार्लियामेंट का क्या होता है, हॉलीडे पीरियड होता है। जी हाँ, पार्लियामेंट का क्या होता है, हॉलीडे पीरियड होता है। तब क्या होता है, एक ऑर्डिनेंस पास
की जाती है। क्या पास होता है? ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डर पास की जाती है। जब पार्लियामेंट नहीं चलता है, कैबिनेट के रिकमेंडेशन में एंड प्रेसिडेंट के साइन करेंगे, कैबिनेट रिकमेंडेशन देगा, जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट है वो रिकमेंडेशन देगी एंड प्रेसिडेंट साइन करेंगी। ड्यू टू हॉलीडे पार्लियामेंट इन इट इज जस्ट लाइक लॉ वार्निंग, राइट। जब पार्लियामेंट का काम करेगी तब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसे पास करना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट के बोथ हाउस में वो पास नहीं हुआ देन ये वॉइड अब इश्यू हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग सच ऑर्डिनेंस को वॉइड माना जाएगा। सच ऑर्डिनेंस को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो चलिए फटाफट 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज टैक्स। टैक्स इज द कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट टू सपोर्ट द नेशन। वहां पढ़ा हमने सेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एंड जो भी ड्यूटी है उससे, वो भी टैक्स का एक डिफरेंट नेम है। दैट मीन्स उस सब का मतलब ही टैक्स होता है। बेसिक चीजें कुछ डिफरेंस है जहां पे हमने डिस्कस की थी। सेस का मतलब ये है कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए सेस कलेक्ट की जाती है एंड यूटिलाइज फॉर दैट पर्पस ओनली। बट टैक्स और ड्यूटी जो भी कलेक्ट हो रहा है उसका कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। दैट इज जनरल पर्पस के लिए वो कलेक्ट हो रहा है एंड किसी भी पर्पस के लिए ये यूटिलाइज होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमने ये पढ़ा, अगर टैक्स बोर्न बाय डायरेक्ट टैक्स में हमने ये पढ़ा, अगर टैक्स इम्पोज्ड ऑन एंड टैक्स बोर्न बाय सेम पर्सन हो रहा है, दैट मीन्स टैक्स एक्स के ऊपर इम्पोज हो रहा है एंड एक्स ही टैक्स को बोर्न कर रहा है, उससे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इम्पोज होगा एक व्यक्ति के ऊपर एंड टैक्स बोर्न होगा कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर, राइट। कुछ बेसिक डिफरेंस ने डीटी और आईटी में डिस्कस किए थे, जैसे कि इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है बट आईडीटी में बर्डन शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली चार्ज हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली चार्ज हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स इजी टू कलेक्ट बट डायरेक्ट टैक्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट एंड इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर, राइट। Progressive in nature means more income more tax, less income less tax. But in case of indirect tax, there is no difference between rich people, poor people, less income more income, right? अगर कोई धनी का व्यक्ति एक पिज्जा का ऑर्डर करता है, उससे जितना भी टैक्स देना पड़ेगा, अगर हम जैसा ऑर्डिनरी पीपुल पिज्जा का ऑर्डर करेगा तब भी टैक्स उतना ही देना पड़ेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर में हमने ये समझाया जिस ईयर में हमारा इनकम असेस होगा, पेड की जाएगी एंड हमने रिटर्न फाइल करेंगे, उससे हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। एंड प्रीवियस ईयर का मतलब ये था जिस ईयर में हम इनकम अर्न करेंगे उससे क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर कहेंगे। करंट असेसमेंट ईयर इज योर 2021 एंड प्रीवियस ईयर इज योर 1920। और एक बात हमने डिस्कस किए थे, असेसमेंट ईयर 12 महीने के होगा बट प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है। इन केस ऑफ न्यूली सेट अप बिजनेस प्रीवियस ईयर 12 महीने से भी कम हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कैसे मेड होता है। पहले एक बिल आता है, उसके बाद बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी वो बिल क्या हो जाएगा, उसी बिल को एक्ट कहेंगे। और हमने क्या पढ़ा था, जिस ईयर में इलेक्शन होगा उसी ईयर में 2 बजट आएगा। पहला एक इंटरिम बजट आएगा, उसके बाद एक फाइनल बजट आएगा। एंड अगर कोई पार्लियामेंट का सेशन कैंसिल हो रहा है और पार्लियामेंट सेशन छुट्टी चल रहा है, उसी टाइम पर क्या होगा, ऑर्डिनेंस पास की जाएगी जो कि कैबिनेट रिकमेंडेशन करेगा। जो भी हमारा सेंटर का कैबिनेट होगा वो रिकमेंडेशन करेगा, जिसके बाद प्रेसिडेंट को वहां पे साइन करना पड़ेगा। जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा उसी ऑर्डिनेंस को
बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास करना जरूरी है। अगर पास नहीं की जाएगी, सच ऑर्डिनेंस विल बी ट्रीटेड एज वॉइड ab initio। राइट राइट राइट, ओके।